हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। संविधान के पिछले वीडियो में हम सभी ने एक्ट समाप्त किया था और आज के इस वीडियो में उसी के आगे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, उसमें कितनी सीटें थी, किसको कितनी सीटें मिली, ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मेरा है संविधान सभा का चुनाव। तो आइए देखते हैं संविधान सभा का चुनाव कब हुआ। तो मेरे भैया संविधान सभा का जो चुनाव हुआ वो जुलाई 1946 में हुआ। तो अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ तो आप बताओगे जुलाई 1946 में हुआ। और आगे क्या है, इसमें जो कुल प्रतिनिधि थे वो 389 थे। इसमें जो संविधान सभा के चुनाव में जो कुल प्रतिनिधि थे वो कितने थे भैया, 389। उस 389 में आपके 292 प्रतिनिधि थे प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे, 93 भारत के रजवाड़े के प्रतिनिधि थे और जो 4 थे वो मुख्य आयुक्तों के राज्यों के प्रतिनिधि थे। तो ये हमारे 389 जो सदस्य थे वो अलग अलग उससे थे। तो आपके ये देख चुके हैं इसको हम। आइए उसके बाद देखते हैं चुनाव में दलीय स्थिति क्या थी। ये तो आपकी कुल सीटें थी, कुल प्रतिनिधि थे। अब जब ये चुनाव हुआ तो उसमें किसको कितनी सीटें मिली वो देखते हैं। तो मेरे भैया कांग्रेस को इसमें जो सीटें मिली वो 208 सीटें मिली, कांग्रेस को 208 सीटें मिली। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और जो निर्दलीय रहे वो आपके 15 सदस्य निर्दलीय हुए। और रियासतों के जो प्रमुख द्वारा मनोनीत किए गए वो कितने थे भैया, 93। तो आपका जो ये चुनाव हुआ उसका ये परिणाम आया। अब परिणाम के बाद देखें संविधान सभा का जो पुनर्गठन हुआ वो कब हुआ। तो मेरे भैया 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार जो है संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। आपसे अगर पूछा जाए कि संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ तो संविधान सभा का पुनर्गठन 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। अब जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ तो उसमें क्या क्या बदलाव आए, कितने सदस्य घटे बढ़े, वो आइए देखते हैं। तो मेरे भैया आपने क्या देखा था, पहले कुल प्रतिनिधियों की संख्या 389 थी। जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ तो इसमें कुल प्रतिनिधि जो थे रह गए वो 324 रह गए। कुल प्रतिनिधि कितने हुए, 324 पुनर्गठन के बाद। अब उसमें ब्रिटिश प्रांत से कितने लोग हुए, 235 लोग। 235 लोग आपके ब्रिटिश प्रांत से हुए। देशी रियासत से कितने हुए, देशी रियासत से आपके 89 हुए। और इसमें एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है, वो ये है आपका हैदराबाद रियासत का कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ। तो ये आपका अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वो कौन सा रियासत थी जहां के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया। तो आपका उत्तर होगा हैदराबाद। हैदराबाद रियासत के किसी भी प्रतिनिधि ने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया था, वो शामिल नहीं हुए थे। आइए आगे देखते, आगे क्या है। अगला है मेरा अंतरिम सरकार का गठन। तो मेरे भैया अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ वो कब हुआ। तो भाई आइए देखते हैं आगे। प्रथम अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। तो मेरे भैया अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। आगे क्या हुआ, इसके जो अध्यक्ष हुए, अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ उसके जो अध्यक्ष चुने गए वो लॉर्ड माउंटबेटन चुने गए। तो आप सभी को पता उस समय भारत के जो गवर्नर थे वो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। तो इस सरकार के जो अध्यक्ष चुने गए वो लॉर्ड माउंटबेटन ही चुने गए। और इसके उपाध्यक्ष कौन चुने गए, इसके उपाध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए। तो आपसे पूछा जाए कि अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे तो मेरे भैया लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसके उपाध्यक्ष कौन थे तो इसके उपाध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब अंतरिम सरकार में सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो अंतरिम सरकार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी भैया, 13 थी। अंतरिम सरकार में कुल सदस्यों की संख्या 13 थी। अब ध्यान दीजिए आगे, सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई। तो मेरे भैया जब आपकी मुस्लिम लीग शामिल हुई तो ये कब हुई, 24 अक्टूबर 1946 को। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग कब शामिल
शामिल हुई? तो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग 24 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई। तो मेरे भैया जब अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई तो इसमें क्या क्या परिवर्तन आया? तो मेरे भैया इसमें आपको बताया गया है, जिससे परिषद के 3 सदस्य निकालकर मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल किए गए। तो मेरे भैया आपको मैंने बताया जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था तो उस समय कुल 13 सदस्य थे उसमें, लेकिन जब 24 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग शामिल हुई तो इसके 3 सदस्य निकालकर उसमें 5 सदस्य मुस्लिम लीग के शामिल किए गए। तो ये आपका था अंतरिम सरकार से क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा संविधान सभा की कार्य प्रणाली। अब आइए देखते हैं संविधान सभा की कार्य प्रणाली क्या थी, उसकी कब कब बैठक हुई, किस बैठक में क्या क्या हुए, आइए ध्यान देते हैं। तो ये आपका अगला संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई वो कब हुई? वो आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। अब इसमें आपसे ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? तो मेरे भैया इसके अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। क्योंकि इस समय ये वरिष्ठ सदस्य थे, सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। तो इनकी जो पहली बैठक हुई संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से, कि इनको कभी भी बदला जा सकता है, तो अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद इसकी अगली बैठक, दूसरी बैठक जो हुई, इसके जस्ट 2 दिन बाद 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, अगली बैठक दूसरी बैठक जो हुई वो 11 दिसंबर 1946 को हुई। तो आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई वो कब हुई? तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। अब आपसे पूछा जाए कि जो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया? तो उसमें जो अध्यक्ष चुने गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए और वो अस्थायी चुने गए, हमेशा के लिए चुने गए। आइए अब आगे बात करते हैं। अगला है मेरा उद्देश्य प्रस्ताव। अगला है मेरा उद्देश्य प्रस्ताव। तो मेरे भैया आगे ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव में क्या है? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो मेरे भैया आप ध्यान दीजिएगा, ये 2-2 दिन के अंतराल का मामला है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, और उसी के 2 दिन बाद आप क्या देख रहे हैं? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो आपसे परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? तो मेरे भैया 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो आपको एक बात और इसमें और बता दें कि 13 दिसंबर को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और 19 दिसंबर तक अर्थात 8 दिन इस पर विचार विमर्श चला था। उसके बाद यह उद्देश्य प्रस्ताव आपका ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकारा गया। ध्यान दीजिएगा क्या है अगला, आगे है मेरा संवैधानिक सलाहकार। जी भैया, जो संवैधानिक सलाहकार चुने गए वो VN राव चुने गए। संवैधानिक सलाहकार जो चुने गए वो कौन चुने गए? VN राव चुने गए। आइए आगे देखते क्या है। आगे है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकारा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है ये, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकारा गया। आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकारा गया? तो 22 जुलाई 1947 को। आइए आगे देखते क्या है। आगे है 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया। इसका मतलब मेरे भैया इसके पहले जो है पाकिस्तान और भारत के लिए एक ही संविधान सभा का गठन हुआ था, लेकिन 22 जुलाई क्षमा की जगह 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया। आगे देखिए क्या है। अब ध्यान दीजिए, जब 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया तो उससे एक बहुत बड़ा बदलाव आया। ध्यान दीजिएगा, हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तो ये पहले पश्चिम बंगाल से चुने गए थे।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पहले पश्चिम बंगाल से चुने गए, लेकिन जब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया तो आपका पश्चिम बंगाल जो है वो पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो जिससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पश्चिम बंगाल से हट करके मुंबई से चुनकर उनको आना पड़ा। तो वो आपको आगे बताया गया। पश्चिम बंगाल के पूर्व पाकिस्तान में जाने से, पश्चिम बंगाल के पूर्व पाकिस्तान में जाने से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मुंबई से चुनकर आना पड़ा। तो मेरे भैया इतनी बातें हमने इस वीडियो में पढ़ी हैं। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।